गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम 16 जनवरी 2025 के द हिंदू के फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो कि एक सीज फायर एग्रीमेंट रेडी है रिगार्डिंग गाजा। दोस्तों, लगभग पिछले 1.5 साल आप लोगों ने नोटिस किया होगा किस तरह से इसराइल और हमास के बीच में काफी एक ब्रूटल वॉर हमें यहाँ पे देखने को मिली। अब नोटिस कर पाओगे कि आप ना 20 जनवरी से जो नए प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप जी, वो आने जा रहे हैं। अब उसके पहले ही काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था दोनों साइड्स के ऊपर कि कैसे कहीं न कहीं कुछ एक डील साइन कर लें। तो यहाँ पर वही एक डील हमें साइन होती हुई देखने को मिल रही है। ये ऐसा यूएसए और हमास ने कहा है। बाकी अगर इज़राइल की बात करें, तो वो कह रहे हैं कि कुछ फाइनल डिटेल्स अभी कुछ बची हुई हैं एंड फाइनल डिटेल्स बहुत ही जल्द आ जाएँगी। बट कहीं न कहीं एक्सपेक्टेड यही है कि जो 6 वीक का एक हॉल्ट होगा, उसके बाद कहीं न कहीं वॉर को अकॉर्डिंगली एंड कर दिया जाएगा। अब नोटिस कर पाओगे कि इस पर्टिकुलर जो डिस्कशंस थे, इसमें यूएसए ने, कतर ने और इजिप्ट ने, इन सब ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया कि कैसे बातचीत के माध्यम से इस पर्टिकुलर मसले का जो हल है वो सुलझाया जाए। अब आप नोटिस कर पाओगे इस डील के होने के साथ ही ना, अब होगा क्या, बहुत सारे ऐसे प्रिजनर्स हैं, मतलब जिनको आप नोटिस कर पाओगे जो इज़राइल के अंदर थे, उनको छोड़ा जाएगा। एट द सेम टाइम हमास के द्वारा काफ़ी सारे इज़राइल के लोगों को हॉस्टेज बनाया गया था, उनको यहाँ पे रिलीज़ किया जाएगा। एंड डेफिनिटली वो बहुत सारे लोग जो गाज़ा के डिस्ट्रक्शन की वजह से कहीं पर और चले गए थे, वो अब अपने घर वापस आ सकते हैं। तो डेफ़िनेटली थोड़ा-सा ये पीस की तरफ एक जाते हुए हमें कदम देखने को मिल जाएँगे। दोस्तों, डेट है आज की 16 जनवरी 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। दोस्तों, अगर आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए है, तो आप डेफ़िनेटली मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू इस टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो। एंड पीडीएफ के साथ-साथ और भी जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है विद रिगार्ड्स टू यूपीएससी, वो सारा कंटेंट भी मैं आप लोगों के साथ यहीं पे शेयर कर देता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज भारत रणभूमि दर्शन प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, कल यानी कि 15 जनवरी को डिफेंस मिनिस्टर जी के द्वारा भारत रणभूमि दर्शन यहाँ पे लॉन्च किया गया। व्हाट एग्जैक्टली इज भारत रणभूमि दर्शन? देखो, दर्शन आप जानते हो, एक तरह से किसी को विजिट करना, किसी जगह पे आप एज अ टूरिस्ट जाते हो, है ना। एंड भारत का मतलब तो इंडिया ही होता है। रणभूमि का मतलब होता है आपका बैटल फील्ड, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से आप गए, आप कारगिल युद्ध के रिगार्डिंग आप वहां पे कुछ ऐसी प्लेसेस घूमने गए जो कि कारगिल युद्ध के रिगार्डिंग थी। अब यहाँ पर आपने क्या किया, बैटल फील्ड टूरिज्म किया, ठीक है। उससे कहीं ना कहीं आपको विटनेस हुआ कि मिलिट्री एक्शन कहाँ कहाँ पे हुआ था, कैसे हुआ था, थोड़ा सा आपको उस चीज के बारे में आइडिया लगता है। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, बैटल फील्ड टूरिज्म। तो ये एक प्रैक्टिस होती है जिसके माध्यम से हम वॉर के रिगार्डिंग जो साइट्स होती हैं, उनको हम विजिट करते हैं, या तो देखने के लिए या फिर हिस्टोरिकल स्टडी के लिए। यहाँ पे बैटलफ़ील्ड्स भी आ जाती हैं, आपके कुछ जैसे कब्रिस्तान वगैरह होते हैं, आपके ग्रेवयार्ड्स होते हैं, वो हो गया, कोई मेमोरियल हो गया, कोई म्यूज़ियम हो गया, ठीक है? जैसे कारगिल वॉर मेमोरियल हो गया, राइट? तो इस तरह से आपको अलग-अलग एग्ज़ाम्पल्स बैटलफ़ील्ड टूरिज़्म के देखने को मिल जाएँगे। तो डेफ़िनेटली इन एरियाज़ का हिस्ट्री के ऊपर इम्पैक्ट होता है, प्लस एट द सेम टाइम इमोशनल इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिल जाएगा। जैसे इंडिया के अंदर कारगिल वॉर मेमोरियल हो गया। उसके अलावा जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के साथ लिंक्ड प्लेसेस हैं, जैसे पर्ल हार्बर का आपने नाम सुना होगा। ये सारे एग्ज़ाम्पल हो जाते हैं। उसी तरह से गेट्सबरी हो गया, बैटलफ़ील्ड हो गया, पेंटागन हो गया यूएसए के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे बैटलफ़ील्ड टूरिज़्म के एग्ज़ाम्पल हैं। अब हम पता क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि यार लोग भी ना भारत के अंदर जो अलग-अलग बैटलफ़ील्ड टूरिज़्म वाली प्लेसेस हैं, उनको विज़िट करें। इसीलिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने पार्टनरशिप करी है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म के साथ। इवन हमारा जो इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन है, जो अतुल्य भारत जो कैंपेन हमने 2002 से ही स्टार्ट किया हुआ है, इंडिया को प्रमोट करने का एज़ अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, उसके भी इसको यहाँ पे पार्ट बनाया जाएगा। और आप नोटिस कर पाओगे जब लोग इतने ज़्यादा विज़िट करेंगे इन सभी अलग-अलग एरियाज़ को, तो डेफ़िनेटली उससे पता क्या होगा, टूरिज़्म तो प्रमोट होगा ही होगा। उसके साथ ही ना जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, वो भी यहाँ पर थोड़े प्रमोट होंगे। देखो, आप एक चीज़ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, ज़्यादातर ना इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर का जो साइट्स को चूज़ किया गया है, वो आपके पाकिस्तान बॉर्डर या चाइना बॉर्डर के साथ लिंक्ड है। अब इससे क्या होगा, इन एरियाज़ के अंदर अगर लोग थोड़ा विज़िट करने जाएँगे, चाहे हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से या फिर वैसे थोड़ा साइट सीइंग के लिए जाएँगे, तो क्या यहाँ पर टूरिज़्म नहीं प्रमोट होगा? बिल्कुल टूरिज़्म प्रमोट होगा। टूरिज़्म प्रमोट होने की वजह से जो लोकल एरियाज़ हैं, उनका डेवलपमेंट हो रहा है। लोकल एरिया मतलब जो बॉर्डर वाले एरियाज़ की मैं बात कर रहा हूँ, वो कहीं न कहीं डेवलप हो पाएँगे। एंड जब बॉर्डर एरियाज़ में डेवलपमेंट होगा, वो तो हमारे लिए फ़ायदे की ही बात है,
क्योंकि उससे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, कम्युनिकेशन बढ़ेगा एंड बाकी चीज़ें बढ़ेंगी, ठीक है? तो यानी कि हमारी डिफेंस सिक्योरिटी भी बढ़ती है। आप लोगों ने एक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का नाम भी सुना होगा, ठीक है? इसको भी स्टार्ट किया गया था खासकर चाइना के साथ जो हमारी जो बॉर्डर विलेजेस लगते हैं उनके अंदर, कि उनके अंदर हम सही डेवलपमेंट करें। सही डेवलपमेंट होगा तो लोग वहाँ पे रहेंगे एंड जो लोग होंगे दे कैन एक्ट एज़ आईज़ एंड ईयर्स, ठीक है? हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके आईज़ एंड ईयर्स की तरह काम कर पाएँगे। तो टूरिज़्म प्रमोट करने से कहीं न कहीं डिफेंस सिक्योरिटी भी हमारी यहाँ पे बढ़ती है। तो आप नोटिस कर पाओगे इस तरह आर्मी के द्वारा टोटल 77 साइट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है एंड ज़्यादातर जो आपकी साइट्स हैं वो चाइना एंड पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल आप लद्दाख देख लो, यहाँ पे आपका गलवान, डोकलाम, द्रास, कारगिल, सियाचिन बेस कैंप हो गया, राजस्थान में आपका लोंगेवाला हो गया, थार डेज़र्ट हो गया, अरुणाचल प्रदेश में आपका बमला हो गया, किबिथु हो गया और सिक्किम के अंदर आपको नथुला आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये है आपका भारत रणभूमि दर्शन प्रोजेक्ट। आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज़ नेशनल टर्मरिक बोर्ड। देखो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने रिसेंटली क्या किया है, नेशनल टर्मरिक बोर्ड एनटीबी को यहाँ पे इनॉग्रेट किया है। पहले एक काम करते हैं, थोड़ा टर्मरिक के बारे में सुनते सुनते हैं। देखो टर्मरिक क्या होता है? अरे टर्मरिक आपकी हल्दी, ठीक है? आप लोग अलग-अलग प्रोडक्ट्स में इसका इस्तेमाल करते हो, ठीक है? आपके जब चोट लग जाती है तो आपकी मम्मी हो सकता है आपको दूध में हल्दी दूध मतलब हल्दी डाल के देती है, हल्दी दूध, है ना? राइट? तो हल्दी को बोलते हैं टर्मरिक, ठीक है? इसका बोटेनिकल नाम आप देख पाओगे कुर्कुमा लौंगा हो गया एंड ये जिंजर फैमिली को यहाँ पे बिलॉन्ग करता है और एक फ्लावरिंग प्लांट आपको देखने को मिल जाएगा। अब कुछ एक एस्पेक्ट है हल्दी के बारे में जो आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल पहली चीज़ है ये होता है पेरिनियल। देखो पेरिनियल हम नदियाँ जब बोलते हैं ना, तो नदियाँ तो वो होती हैं जो साल भर बहती रहती हैं। पर जब हम बात करते हैं इस तरह हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स की, तो अगर हम पेरिनियल उसको इस्तेमाल करते हैं, इसका अर्थ ये होता है एक ऐसा प्लांट जो लंबे समय तक जिंदा रहता है, जो व्हिच लिव्स फॉर लॉन्गर टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई 2 साल से ज़्यादा तक लंबा दैट प्लांट दैट लिव्स फॉर मोर देन 2 इयर्स, उसको हम बोल देंगे पेरिनियल, ठीक है? तो हॉर्टिकल्चर में इसकी डेफिनिशन इस तरह से होती है। बाकी इसके साथ ही साथ ये क्या है, राइज़ोम है, ठीक है? राइज़ोम का अर्थ जानते हो? देखो मान लो इस तरह से आपका कोई प्लांट था या ग्रास थी, इसका पता क्या हुआ? इसकी रूट ऐसे मूव करती रही ऐसे हॉरिज़ॉन्टली, फिर यहाँ पर जाके एक अलग से जाके पौधा बन गया। एक ग्रास या फिर ऐसे कुछ इधर निकल आई। इस चीज़ को हम बोलते हैं राइज़ोम। तो राइज़ोम क्या हुआ? राइज़ोम एक अंडरग्राउंड स्टेम हुई जो हॉरिज़ॉन्टली ग्रो करती है एंड इस तरह से फिर वो एक क्रीप करके यहाँ पे बाहर की तरफ यहाँ पे निकल के आती है, इसको बोलते हैं राइज़ोम। तो हल्दी के केस में भी आपको इस तरह से राइज़ोम्स आपको देखने को मिल जाएँगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये क्या है? ये हर्बेशियस प्लांट है। हर्बेशियस प्लांट का अर्थ ये होता है जहाँ पर जो आपकी स्टेम होती है, जो आपका स्टेम होती है ना, वो स्टेम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, वो स्टेम बहुत ज़्यादा वुड नहीं होती, वो एक सॉफ्ट होती है। तो अगर किसी पर्टिकुलर प्लांट की सॉफ्ट स्टेम होती है ना, उसको हम बोलते हैं हर्बेशियस प्लांट। तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट और साउथ ईस्ट एशिया में आपको ये देखने को मिल जाएगा। ध्यान रखने वाली बात ये है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, सबसे बड़ा कंज़्यूमर भी है एंड सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है। देखो कंज़्यूमर में तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, हम तो हर चीज़ में हल्दी डालते हैं एंड डेफिनिटली प्रोडक्शन भी अच्छी खासी होती है। देखो अगर आप नोटिस करोगे ना, तो महाराष्ट्र स्टेट सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है एंड आप नोटिस कर पाओगे अगर एरिया अंडर कल्टीवेशन की बात करें तो वो है तेलंगाना, ठीक है? तो ध्यान क्या रखना है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है? महाराष्ट्र। देखो नेट पे में ना मैंने अलग-अलग चेक किया एंड ना अलग-अलग सोर्सेज़ में अलग-अलग डेटा दे रखा है। किसी जगह आंध्र प्रदेश बता रखा है, किसी जगह कोई महाराष्ट्र बता रखा है। पर ये जो मैं आपको लाइन बता रहा हूँ ना कि महाराष्ट्र सबसे हाईएस्ट प्रोड्यूसर है, ये मैं आपको पीआईबी का डेटा बता रहा हूँ जो कि सरकार की तरफ से डेटा दिया गया है। तो अगर आपको डाउट हो रहा है कि सर क्या ये सही है या नहीं है? देखो सरकारी आंकड़ा हमें यही बता रहा है, तो हमें यही मानना है कि महाराष्ट्र सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, पर एरिया अंडर कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा किसका है? वो है तेलंगाना का। प्रोडक्शन की दोस्तों बात करें, तो लगभग आप नोटिस कर पाओगे कि 10 लाख टन से भी ज़्यादा हमने प्रोडक्शन किया था। मतलब दुनिया भर का 70% से भी ज़्यादा जो हल्दी प्रोडक्शन होता है ना, वो भारत ही प्रोड्यूस करता है। एंड अगर हम बात करें एक्सपोर्ट्स की, तो सबसे ज़्यादा भारत ही एक्सपोर्ट करता है। दुनिया भर में एक्सपोर्ट्स के अंदर या ट्रेड के अंदर जो शेयर है ना, वो भारत का 62% आपको देखने को मिल जाएगा। तो डेफिनिटली इट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। तो अब आप नोटिस कर पाओगे कि क्या हुआ है, एक हमने बोर्ड बना दिया हल्दी के रिगार्डिंग, नेशनल टर्मरिक बोर्ड। अब इसका काम क्या होगा? इसका काम ये होगा कि भाई ये हल्दी के सेक्टर को आप डेवलप करो और ग्रो करो। इसके हेडक्वार्टर आपको निज़ामाबाद, तेलंगाना के अंदर देखने को मिल जाएँगे। अब इस बोर्ड के अंदर हमारे अलग-अलग मिनिस्ट्रीज़ की तरफ से लोग होंगे, जैसे आपकी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से होंगे, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, तो सेंट्रल मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। उस तरह से स्टेट्स जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र, तेलंगाना, इनकी तरफ से होंगे एंड ना मेघालय के अंदर आपको एक बहुत ही फेमस हल्दी का प्रकार देखने को मिलता है, दैट इज़
लकाडोंग टर्मरिक ये मेघालय के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। एक वैरायटी है जो मेघालय की जैंतिया हिल्स है ना, उनमें ग्रो करती है, राइट? तो उसके यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, तो स्टेट्स की तरफ से ना रोटेशन के बेसिस के ऊपर रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो इस तरह से आप इसके रिप्रेजेंटेटिव देख पाओगे। इसके साथ ही साथ कुछ एक्सपोर्टर प्रोड्यूसर बॉडीज या आपके फार्मर्स फ्रॉम वेरियस स्टेट्स वो भी यहाँ पर इस बोर्ड के ऊपर यहाँ पे वर्क करेंगे। अब आपके दिमाग में आएगा, सर आखिर इस बोर्ड को बनाया क्यों गया? देखो एक्चुअल में क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ना इस बोर्ड को कुछ पैसा देगी अपने बजट के अंदर। क्यों देगी पैसा? पैसा इसलिए देगी कि मागी भाई जो हल्दी है ना उसके रिगार्डिंग आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, कुछ नई नई चीजें आप यहाँ पे बनाओ, इसकी मार्केटिंग अब्रॉड करो ताकि इसकी वैल्यूडेशन और बेहतर हो पाए, अवेयरनेस जनरेट करो, इसकी यील्ड बढ़ाओ, है ना, क्वालिटी वगैरह बढ़ाओ। इसके लिए यहाँ पे ये पैसा देगी सरकार नेशनल टर्मरिक बोर्ड को, ताकि हल्दी को और हम प्रमोट एंड डेवलप कर पाए। इसके साथ ही साथ एक प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड भी सेटअप किया जाएगा। आप लोग प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड का अर्थ जानते हो? दोस्तों एक ना फंड बनाया जाता है, ठीक है, जिसका काम क्या होता है? जिसका काम होता है कि जो प्राइस है वो स्टेबल रहे। क्या अर्थ हुआ इस चीज का? देखो हो सकता है नेशनल टर्मरिक बोर्ड ना अपने पास थोड़ा हल्दी स्टोर करके रखे, थोड़ा हल्दी का स्टॉक बना के रखे। अगर मान लो ऐसा कुछ हो गया कि मार्केट में प्राइसेस बहुत ज्यादा हो गए हल्दी के, तो उस टाइम पे नेशनल टर्मरिक बोर्ड क्या कर सकता है, जो एक्स्ट्रा हल्दी इसके पास पड़ी हुई है वो मार्केट में डाल देगा। उससे क्या होगा? उससे कहीं ना कहीं जो सप्लाई की कमी थी हल्दी की और डिमांड बहुत ज्यादा थी, वो कहीं ना कहीं जो मिसमैच था अब वो मैच हो जाएगा, तो उससे प्राइसेस नॉर्मलाइज हो जाएंगे। अगर इसका उल्टा हो गया कि हल्दी की डिमांड ही नहीं है बिल्कुल भी एंड हल्दी के प्राइसेस बिल्कुल नीचे आ चुके हैं, तो उस केस में नेशनल टर्मरिक बोर्ड क्या कर सकता है, मार्केट से कुछ हल्दी को खरीद सकता है। तो ये फंड के माध्यम से हम प्राइसेस को स्टेबल रखने की कोशिश करेंगे। बाकी क्रॉप इंश्योरेंस भी होगा कि कुछ दिक्कत आ गई, कोई नेचुरल क्लामिटी आ गई, उस केस में क्रॉप इंश्योरेंस इंश्योर करी जा पाए। ये होगा नेशनल टर्मरिक बोर्ड का काम। आई होप ये मुद्दा भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज एटॉमिक एनर्जी कमीशन के बारे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। इसको बोलते हैं एईसी। देखो अभी ना इसको रिसेंटली रिकॉन्स्टिट्यूट करा गया है। क्यों? क्योंकि इसके कुछ नए मेंबर्स इसके अंदर ऐड हुए हैं, इसीलिए इसका एक नया कॉम्पोजिशन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इन द फैक्ट की कुछ नए मेंबर्स इसके अंदर अभी रिसेंटली ऐड हुए हैं, जैसे टीवी सोमनाथ जी एंड मनोज गोविल जी, ये नए मेंबर्स इसके यहाँ पे एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अंदर आए हैं। तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर ये है क्या एईसी। देखो एटॉमिक एनर्जी कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया था 1948 के अंदर विद इन द डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, बाद में जाके इसको आपका जो डीएई है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, उसकी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर ला दिया गया। ठीक है, तो आप अंडरस्टैंड कर पाओगे जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है वो किसके अंतर्गत काम करता है, वो प्रधानमंत्री जी के डायरेक्टली कंट्रोल के अंदर काम करता है। तो इसके लिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बन जाती है। एंड इनफैक्ट अगर आप इसको अंडरस्टैंड करो तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के सबसे पहले चेयरपर्सन पता कौन थे? वो थे डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। ठीक है, आप समझ पाओगे इस बात को। और इसके हेडक्वार्टर आपको मुंबई महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब ये काम क्या करता है आप ये बताओ पहले तो। ये काम क्या करता है? ये पॉलिसीज बनाता है। जैसे आपकी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने कुछ पॉलिसीज बनाई, ठीक है, मतलब उसके लिए पॉलिसीज बनाता है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के लिए पॉलिसीज बनाने का काम किसका रहता है? एईसी का। इसके साथ ही साथ इंडिया का एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम का क्या डेवलपमेंट चल रहा है उसको गाइड करना, उसको ओवरसी करना, वो सारे काम आपको देखने को मिल जाएंगे। इनफैक्ट अगर आपने नोटिस किया होगा ना, आपको पता होगा 1974 के अंदर हमने ना एक टेस्ट किया था पोखरान के अंदर, राजस्थान के अंदर, याद है? वो किसने करवाया था? वो एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने ही करवाया था। इसके अलावा एटॉमिक मिनरल्स का सही ढंग से इस्तेमाल हो, ठीक है, एक्सट्रैक्शन उसका अच्छे से हो, प्रोस्पेक्टिंग करें इंडस्ट्रियल यूज के लिए, उसमें रिसर्च हो। हमारे देश के अंदर जो अलग अलग एटॉमिक साइंटिस्ट हैं उनको ट्रेन करने की जिम्मेदारी किसकी रहती है? वो आपकी एटॉमिक एनर्जी कमीशन की ही रहती है। तो आप नोटिस कर पाओगे इसको जो रिसेंटली कंपोज किया गया है, इसका रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है, तो आप नोटिस कर सकते हो इसमें टोटल 13 मेंबर होते हैं, जिसमें कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं एंड बाकी कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कौन होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आपके अलग अलग डिपार्टमेंट से होते हैं, जैसे एटॉमिक एनर्जी से हो गया, नेशनल सिक्योरिटी से हो गया, फाइनेंस से हो गया। एंड इसके अलावा जो चेयरमैन होंगे इसके, वो सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, वो इसके चेयरपर्सन होते हैं। इसके साथ साथ इसके कुछ और एक्सपर्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों इसके ना अलग अलग रिसर्च सेंटर्स हैं, जैसे तमिलनाडु में हो गया, इंदौर, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद। इसको उतना ध्यान नहीं देना, बट इसके अलग अलग आपको सेंटर्स देखने को मिल जाएंगे। बाकी जैसे मैंने आपको बताया था, जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन है ये वैसे सेटअप तो किया गया था अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, बट बाद में जाके इसको डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर लाया गया, तो आज भी उसी के अंतर्गत काम करता है। तो आप अंडरस्टैंड कर पाओगे 1954 के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को बनाया गया था अंडर द डायरेक्ट चार्ज ऑफ प्राइम मिनिस्टर
थ्रू अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। और इसका काम यही होता है कि अलग-अलग पॉलिसीज़ बनाना एटॉमिक एनर्जी के रिगार्डिंग एंड देखना कि एटॉमिक एनर्जी को हम कैसे और एक्सपेंड कर सकते हैं, ये इसके काम पॉइंट देखने को मिल जाएँगे। अगले टॉपिक पे आते हैं दैट इज़ नाग MK2 मिसाइल। देखो डीआरडीओ ने क्या किया है अभी सक्सेसफुली ट्रायल्स कंडक्ट किए हैं भारत की इंडिजिनियस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल आपकी जो नाग मार्क 2 है। कहाँ पे हुआ है? पोखरण फील्ड रेंज राजस्थान के अंदर। दोस्तों आप लोगों ने ना IGMDP के बारे में सुना होगा, ठीक है? इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। जैसे आप लोगों ने सुना होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में। उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट विज़न था कि कैसे हम कहीं न कहीं अपने यहाँ पे प्रॉपर मिसाइल्स को डेवलप करें एंड इसीलिए उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। अब आईजीएमडीपी के अंदर हम बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें कर रहे हैं जैसे पृथ्वी, आकाश, ठीक है ना? आपका त्रिशूल हो गया, अग्नि हो गया, उसी तरह से आपको उसमें एक नाग देखने को मिल जाएगा। नाग क्या है? ये दरअसल में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। देखो यहाँ पर क्या होगा कि सामने मान लो आपके सामने कोई दुश्मन का आपका टैंक है एंड हमें उसको यहाँ पे न्यूट्रलाइज़ करना है, ठीक है? तो उसमें यहाँ पे ये नाग MK2 बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। दरअसल में MK2 नाम क्यों आया? क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एक MK1 मिसाइल है, पर MK1 के अंदर क्या है, इसका जो रेंज है, वो कम थी, वो 4 किलोमीटर के आसपास की रेंज थी। अब नाग MK2 की जो रेंज है, वो बढ़ा दी गई है, वो 7 से 10 किलोमीटर की आपको यहाँ पे रेंज देखने को मिल जाएगी। अब आप नोटिस कर पाओगे इसको डीआरडीओ ने बनाया है एंड ये काम करता है आपका फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी के ऊपर। फायर एंड फॉरगेट का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि आपने एक बार उसको लॉन्च कर दिया ना, फिर उसके बाद भूल जाओ, कोई और इंटरवेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, फिर अकॉर्डिंगली वो खुद अपने आप जाके हिट कर जाएगी अपने टारगेट के ऊपर। जैसे नाग MK2 क्या है? ये एक फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करती है। आपका अस्त्र है आपका एयर टू एयर मिसाइल, ये भी यहाँ पर फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी पे काम करती है। हम लोगों ने ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में पढ़ा था अभी रिसेंटली, ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है डेफिनिटली क्योंकि काफ़ी इसकी जो स्पीड है काफ़ी ज़्यादा है, प्लस एट द सेम टाइम ये क्रूज़ मिसाइल है एंड ये भी फायर एंड फॉरगेट के ऊपर ही काम करती है, जाके हिट कर जाती है अपने टारगेट के ऊपर, उसको फिर बाद में कोई इंटरवेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है? और क्या फ़ायदा है नाग MK2 मिसाइल का? मैंने आपको बताया इसकी रेंज यहाँ पे बढ़ा दी गई है। इसके अलावा अगर मान लो आपके व्हीकल्स हैं जिनके ऊपर एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर है यानी कि काफ़ी एडवांस्ड आपके वेपन्स हैं, तो उनके अगेंस्ट भी यहाँ पे अच्छे से काम कर पाएगा। इसके साथ ही साथ इसको यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन करना भी काफ़ी आसान है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसको NAMICA नाग मिसाइल कैरियर के साथ भी इसको सक्सेसफुली इंटीग्रेट किया जाता है एंड जिससे क्या होता है, जिससे आप नोटिस कर पाओगे नाग MK2 मिसाइल की जो और भी कैपेबिलिटीज़ हैं, वो और इंक्रीज़ यहाँ पे हो जाती हैं। इससे कहीं न कहीं क्या होगा, इससे भारत का जो इंडिजिनस डिफेंस सिस्टम है, जिसको हम कोशिश करते हैं कि हम डिफेंस में भी आत्मनिर्भरता लेकर आएँ, उसको काफ़ी एक बूस्ट मिलता है एंड साथ-साथ अगर हम बात करें तो आराम से आप इसको इंडियन आर्मी के अंदर इंडक्शन कर सकते हो। उससे भारत की क्या होता है ऑपरेशनल रेजिडेंस डेफिनिटली एनहांस होती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें पाकिस्तान चाइना के बॉर्डर्स के ऊपर, उनके लिए एक तरह से डेटरेंट की तरह काम करेगा एंड ये डेफिनिटली सपोर्ट करेगा हमारी मॉडर्न वारफेयर को क्योंकि देखो फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पे काम करेगी तो काफ़ी प्रिसिजन के साथ काम करेगी, कंपैटिबल भी है, मोबिलिटी भी है, तो डेफिनिटली ये सब फायदे हमें नाग MK2 मिसाइल के देखने को मिल जाते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों हमारे सामने दैट इज़ BCF भारत क्लाइमेट फोरम के बारे में। दोस्तों अभी क्या हुआ है, भारत क्लाइमेट फोरम को रिसेंटली लॉन्च किया गया एंड कोशिश ये थी कि क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भारत को एक ग्लोबल लीडर बनाना। अब मैन्युफैक्चरिंग तो समझते ही हो, अब यहाँ पे बात हो रही है क्लीन टेक्नोलॉजी की। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एनवायरनमेंट की। दोस्तों दरअसल में ना हमारे सामने अलग-अलग इंस्टीट्यूशंस देखने को मिलते हैं जैसे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, उसके अलावा नीति आयोग हो गया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो गया। तो यहाँ पर ना इन्होंने यहाँ पे सपोर्ट किया इस भारत क्लाइमेट फोरम को और इसके माध्यम से कोशिश ये करी गई कि जैसे हमारा फ़ोकस क्या है? हमारा फ़ोकस है 2070 तक हम नेट ज़ीरो बनना चाहते हैं। उसके लिए क्या होगा? हमें डेवलप तो करना है बट एट द सेम टाइम हमें एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना है। तो इट इज़ वेरी इंपोर्टेंट कि हम ना जो मैन्युफैक्चरिंग करें वो क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग हो। प्लस हमारा जो गोल है 2047 तक विकसित भारत बनने का, उसको भी हम अचीव करें। तो यहाँ पर आप अंडरस्टैंड कर पाओगे तो क्या इसकी इम्पोर्टेंट थीम्स हैं कि क्लीन एनर्जी जनरेशन हो और प्रॉपर स्टोरेज हो। फिर कैसे हमें 2070 तक जो नेट ज़ीरो बनना है उसके लिए किस तरह से हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी है। ई-मोबिलिटी की बात होती है, ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन जैसे दिल्ली के अंदर काफ़ी चल भी रहा है। एट द सेम टाइम हम चाहते हैं कि क्लाइमेट फाइनेंस के रिगार्डिंग प्रॉपर इन्वेस्टमेंट आता रहे, इंडस्ट्रीज़ को हम यहाँ पे डीकार्बोनाइज़ करें एंड एट द सेम टाइम प्रॉपर पार्टनरशिप्स बने। ये यहाँ पर इसका फ़ोकस था भारत क्लाइमेट फोरम का। तो इस 6 थीम्स के ऊपर ये काम कर रहा है। बाकी इसको होस्ट किया गया बाय CIEU सेंटर फॉर इंडिजिनस इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग जो कि एक अपने आप में एक
थिंक टैंक है न्यू दिल्ली बेस्ड, जो कि क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ के लिए काम करता है। और साथ साथ जो डेलबग एडवाइजर्स हैं, ये भी एक स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी फर्म है, तो इनके द्वारा यहाँ पर इसको होस्ट किया गया। एंड यहाँ पर बहुत सारे लोग आए, पॉलिसी की तरफ से, इंडस्ट्री की तरफ से, फाइनेंस, रिसर्च, इन सबके स्टेक होल्डर्स हमें यहाँ पे देखने को मिले, ताकि एक तरह से हम काम कर पाए टुवर्ड्स क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग। ये फोकस था भारत क्लाइमेट फोरम का। एक और दोस्तों हमें एक आखिरी टॉपिक अंडरस्टैंड करना है, वो है आपका पार्वती कालीसिंध चंबल ईस्टर्न राजस्थान क्लान प्रोजेक्ट के बारे में। दोस्तों अभी ऐसा बताया जा रहा है कि जो पर्टिकुलर कनाल प्रोजेक्ट होगा ना, ये लगभग रणथंभौर टाइगर रिजर्व का 37 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पे उसका सबमर्ज कर देगा। थोड़ा सा पहले आपको रणथंभौर के बारे में बताता हूँ। दोस्तों रणथंभौर आपको राजस्थान के अंदर देखने को मिल जाएगा, जो कि अरावलीज और विंध्या रेंजेस के जंक्शन के ऊपर देखने को मिलता है। अब आप नोटिस कर पाओगे रणथंभौर के साउथ में आपको चंबल नदी देखने को मिलेगी, एंड इसके नॉर्थ में आपको बनास नदी आपको देखने को मिल जाएगी। अब थोड़ा सा ना इस पिक्चर्स के थ्रू भी आप यहाँ पे समझ पाओगे। जैसे आप नोटिस कर सकते हो, ये आपको चंबल नदी आपको देखने को मिल जाती है, यहाँ पे आपको बनास नदी देखने को मिल जाएगी। एंड एक्चुअली जो बनास है वो आपकी चंबल की ही आपकी ट्रिब्यूटरी है। इवन जो पार्वती है वो आपकी चंबल की ट्रिब्यूटरी है। ये रही आपकी काली सिंध रिवर हो गया, ठीक है। एंड ये चंबल पीछे से यहाँ पे आती आती है, एंड बाकी सब इसको ज्वाइन करते रहते हैं। फिर चंबल जाके आगे यमुना नदी के अंदर इस तरह से मिल जाती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो रणथंभौर तो चलो हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि किस तरह से यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। और टाइगर, लेपर्ड हो गया, स्लॉथ बियर, ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे। अब पॉइंट पता क्या है? पॉइंट ये है कि हम इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के माध्यम से हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश ये करेंगे कि जो कहीं ना कहीं कुछ राजस्थान के अंदर 23 डिस्ट्रिक्ट्स है ना, उनके अंदर थोड़ा पीने का पानी आ जाए, थोड़ा इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए पानी आ जाए। उसके लिए यहाँ पर हमारे सामने ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, पार्वती कालीसिंध चंबल ईस्टर्न राजस्थान कनाल प्रोजेक्ट। इसके माध्यम से क्या होगा? इसके माध्यम से आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि जो सरप्लस मानसून का पानी होता है कालीसिंध, पार्वती, मेज और चकान सब बेसिन के अंदर, इसको हम डाइवर्ट करें उन एरियाज के अंदर जहाँ पे पानी कम है। जैसे बनास का जो डेफिसिट एरिया हो गया, है ना, उसके अलावा गंभीरी हो गया, बाणगंगा, इनके अंदर पानी की कमी रहती है, तो इनकी तरफ हम यहाँ पे डाइवर्ट करेंगे। उससे कहीं ना कहीं ईस्टर्न राजस्थान के काफी सारे डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पे पानी मिलेगा। तो ये तो था आपका ईआरसीपी, ईस्टर्न राजस्थान कनाल प्रोजेक्ट। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, तो मॉडिफाइड जो हम बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो पार्वती, कालीसिंध और चंबल है, उसको इंटीग्रेट किया गया है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के साथ, और इसीलिए इसको बोला जा रहा है मॉडिफाइड पार्वती कालीसिंध चंबल ईआरसीपी, ठीक है ना। तो अलग अलग एरियाज को कनेक्ट करके हम यहाँ पे वाटर एंड इरिगेशन फैसिलिटीज यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दोनों आपका मध्य प्रदेश और राजस्थान, दो स्टेट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो लगभग इसके माध्यम से बताया जा रहा है कि लगभग 3.5 करोड़ लोगों को यहाँ पे फायदा होगा। पर आप नोटिस कर पाओगे फायदा तो होगा, बट साथ साथ नुकसान क्या होगा कि आपका जो रणथंभौर नेशनल पार्क है और केला देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसका काफी सारा एरिया सबमर्ज हो जाएगा। तो ये कुछ दिक्कतें भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो एक डैम भी बन रहा है इसके माध्यम से ही, ठीक है ना। तो 39 मीटर ये हाई होगा जो डैम होगा, एंड 1.6 किलोमीटर लॉन्ग डैम आपको देखने को मिल जाएगा आपके सवाई माधोपुर से 30 किलोमीटर की दूरी के ऊपर। तो इस फेज का जो पहला, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का पहला फेज होगा, वो 2028 तक कंप्लीट हो जाएगा। तो थोड़ा सा कंसर्न भी आ चुका है कि यहाँ पर इकोलॉजी को थोड़ा सा डिस्ट्रॉय हो रहा है, बट एट द सेम टाइम जो फायदा है हमें वो भी देखने को मिल रहा है कि लोगों तक पानी भी पहुंचाना है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है इस चीज के ऊपर, बट डेफिनेटली अब देखना ये होगा कि कैसे हम इसको सस्टेनेबली यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। अब हम काम कर लेते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज आपके सामने 3 क्वेश्चंस होंगे। पहला क्वेश्चन नंबर 1 है आपका विद रिगार्ड्स टू पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, इसको आप ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने देखने को मिलेगा पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग, एंड क्वेश्चन नंबर 3 आपको देखने को मिल जाएगा विद रिगार्ड्स टू मियां तानसेन। इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। अब मैंने आपको जो कल होमवर्क दिया था, एक होमवर्क था आपका नीर और रीर के रिगार्डिंग। दोस्तों एक बात पहले आप ये समझो, आपको नीर और रीर, जब भी आप ये दो वर्ड सुनो ना, तो पहली चीज आपको ध्यान में पता क्या रखनी है। अगर मान लो नीर बढ़ रहा है या रीर बढ़ रहा है, मतलब कोई भी बढ़ रहा है, इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है कि हमारा जो रुपया है ना, वो क्या हो रहा है, वो एप्रिशिएट हो रहा है। क्या हो रहा है? रुपया मजबूत हो रहा है। और अगर मैं ये बोलूं कि नीर या रीर क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है या कम नीचे गिर रहा है, मतलब नीर या रीर कम हो रहा है, इसका मतलब हमारा जो रुपया है वो कमजोर हो रहा है, वो रुपया डेप्रिशिएट हो रहा है। ठीक है, पहली बात तो ये क्लियर हुई। अगर ये बढ़ रहा है तो रुपया अप्रिशिएट, कम हो रहा है तो रुपया डेप्रिशिएट, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या हमें अंडरस्टैंड करना होगा? हमें अंडरस्टैंड ये करना होगा कि नीर रीर की आखिर जरूरत क्या पड़ती है। जरूरत इसलिए पड़ती है, देखो कई बार ना हम बोल देते हैं कि यार $1 इक्वल टू 60 रुपीज था, अब $1 हो गया 80 रुपीज, ठीक है। तो आपने मुझे बोल दिया सर यहाँ से यहाँ रुपया कमजोर हुआ है,
ठीक बात है, कह भी सकते हैं बिल्कुल, रुपया कमज़ोर हुआ है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। बट अगर मैं आपको ये बोलूँ यार रुपए की शायद हो सकता है कोई गलती हो ही ना, और हो सकता है ऐसा कि जो आपका डॉलर है, वो डॉलर स्ट्रॉन्ग हो गया हो। हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है कि रुपया ना कमज़ोर हुआ हो, रुपया सिर्फ़ डॉलर के कंपैरिज़न में कमज़ोर हुआ हो। समझो इस बात को। देखो रुपए को ना अगर आपको देखना है कि क्या रुपया वाक़ई में नीचे गिर रहा है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ डॉलर के साथ कंपैरिज़न नहीं करना होगा, हमें यहाँ पे रुपए को और भी अलग-अलग करेंसीज़ के साथ यहाँ पे कंपैरिज़न करना होगा। तो हम क्या करते हैं, एक बास्केट ऑफ करेंसी ले लेते हैं एंड फिर चेक करते हैं कि यार अच्छा, रुपए को चेक करो कि रुपया किस-किस के साथ कैसे-कैसे मूव हुआ। डॉलर के साथ इसका क्या रिश्ता रहा, आपका यूरो के साथ क्या रिश्ता रहा और इस तरह से बाकी और करेंसी के साथ क्या रिश्ता रहा। राइट? अब जब हम इसको कंपैरिज़न करेंगे, उसके हिसाब से हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी नीर। कैसे निकालते हैं नीर? देखो हम जैसे बोलते हैं ना $1 इक्वल टू ₹80, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 1 रुपी क्या होगा 1/80 डॉलर। अब रुपी की मैंने वैल्यू डॉलर की टर्म में लिख दी। इसी तरह से मैं रुपए की वैल्यू आपकी यूरो की फॉर्म में कुछ लिख सकता हूँ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड फिर मैं क्या करूँगा, इसको कुछ वेटेज दे दूँगा। मान लो डॉलर के अंदर हम ट्रेड खूब करते हैं, तो इसको 40% वेटेज दे दिया। इसके अंदर हम थोड़ा कम करते हैं, तो इसको हमने 20% दे दिया। अब मैंने पता क्या किया, रुपए की वैल्यू को डॉलर की टर्म्स में भी, यूरो की टर्म्स में भी और भी डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज की फॉर्म में लिखा एंड उनको उनकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से अलग-अलग वेटेज दे दिया। अब जो फाइनली सबको कैलकुलेट करके मेरी रुपए की वैल्यू निकलेगी ना, वो रुपए की वैल्यू क्या निकलेगी? वो रुपए की वैल्यू किसी करेंसी के फॉर्म में नहीं निकलेगी, डॉलर, यूरो की फॉर्म में नहीं, वो सबकी करेंसीज के साथ लिंक्ड फॉर्म में निकलेगी। ठीक है? तो मेरी अब रुपए की वैल्यू मेरे सामने आ चुकी है, जिसके अंदर मैंने सारी अलग-अलग करेंसीज को फॉर्मूलेट कर लिया, उसके इफेक्ट को फॉर्मूलेट कर लिया। हो सकता है ये 6 करेंसीज़ आप लो या ज़्यादा करेंसीज़ भी होती हैं, जैसे 40 के आस-पास करेंसीज़ भी होती हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट आप क्या ले रहे हो, तो रुपए को आप अलग-अलग करेंसी के फॉर्म में लिख सकते हो। अगर इसकी वैल्यू बढ़ती है, तो हम बोलेंगे कि नीर बढ़ रहा है और नीर बढ़ने का मतलब एप्रिसिएशन ऑफ रूपी। अगर नीर कम हो रहा है, इसका मतलब होता है डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी। अगर इसी नीर के अंदर आप क्या करने लग जाओ, आप इन्फ्लेशन का इफेक्ट भी देखने लग जाओ, तो उसको हम क्या बोल देंगे? उसको हम बोल देंगे रीर। सेम चीज़ यही है, नीर के साथ अगर आप इन्फ्लेशन का इफ़ेक्ट देखोगे, उसको हम रीर बोलने लग जाएँगे। बट पॉइंट यही ध्यान में रखना, नीर बढ़ रहा है या रीर बढ़ रहा है, इसका मतलब रुपया एप्रिशिएट, नीर कम हो रहा है या रीर कम हो रहा है, इसका मतलब रुपया डेप्रिशिएट। अब कर लो क्वेश्चन, यहाँ पर कह रहा है कि अगर रीर बढ़ रहा है, इसका मतलब रुपया एप्रिशिएट हो रहा है। हाँ जी, बिल्कुल, यही तो इतनी देर से बोल रहा हूँ। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरा कह रहा है अगर रीर बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि ट्रेड में कॉम्पिटिटिवनेस आई है। देखो रीर बढ़ने का मतलब क्या था? रुपया एप्रिशिएट होना एंड आप जानते हो जब रुपया एप्रिशिएट होता है, तो क्या होता है? सर हमारे एक्सपोर्ट महँगे हो जाते हैं, है ना? एक्सपोर्ट गेट एक्सपेंसिव, एक्सपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाएँगे, उस वजह से हमारे एक्सपोर्ट की ज़्यादा डिमांड नहीं होगी, तो ट्रेड में कॉम्पिटिटिवनेस नहीं आएगी, उल्टा होगा बल्कि। जब रीर गिरता है ना, तब रुपया डेप्रिशिएट होता है और रुपया डेप्रिशिएट का मतलब होना आपका एक्सपोर्ट बढ़ना, तो सेकंड आपका गलत है। तीसरा कह रहा है कि अगर मान लो डोमेस्टिक इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन दूसरी कंट्रीज़ के बीच में अगर एक ट्रेंड इंक्रीज़ होता है, इससे कहीं न कहीं नीर और रीर दूर-दूर जाएँगे। बिल्कुल सही बात है, फ़र्क ही दोनों में ये था महँगाई का। तो महँगाई का अगर आँकड़ा बढ़ रहा है, तो रीर और नीर भी तो दूर-दूर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी 1 एंड 3 ओनली विल बी द करेक्ट आंसर। एक और मैंने आपको होमवर्क दिया था, ये मैंने आपसे पूछा था कि भाई ये बताओ कि डेज़र्ट्स अगर हम बात करें अफ्रीकन और यूरेशियन डेज़र्ट बेल्ट्स ये आखिर फ़ॉर्म क्यों होती हैं? दोस्तों डेज़र्ट फ़ॉर्म होने के ना कई सारे कारण हो सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे होंगे दुनिया भर के अलग-अलग डेज़र्ट्स को। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बात करूँ यहाँ पर आपको थार डेज़र्ट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? भारत के एरियाज़ के अंदर आपको थार डेज़र्ट देखने को मिलता है। अब भारत का भी थार डेज़र्ट भी और भी बहुत सारे जो डेज़र्ट्स होते हैं वो पता है क्यों एक रीज़न उनके पीछे का क्या होता है? उनके पीछे का एक मेजर कारण होता है आपका रेन शैडो ज़ोन। होता क्या है ना, जैसे अगर हम बात करें जब हम माउंटेन्स की अक्सर बात करते हैं, तो माउंटेन्स की एक साइड होती है जिसको हम बोलते हैं कौन-सी? जिसको हम बोलते हैं विंडवर्ड साइड। तो विंडवर्ड साइड की तरफ तो क्या होता है? वहाँ पर तो आपका बारिशें होती हैं, वहाँ पर तो प्रेसिपिटेशन होगा, पर एक साइड होती है जो होती है आपकी रेन शैडो इफेक्ट। इधर वाली साइड के ऊपर आपकी बारिश नहीं होती, इसको हम बोलते हैं लीववर्ड साइड या जिसको हम अवे फ्रॉम द ओशन भी यहाँ पे कह सकते हैं। तो एक कारण क्या हो गया? एक कारण हो गया रेन शैडो इफेक्ट की वजह से भी आपके डेज़र्ट फॉर्म होते हैं। और क्या कारण होता है? देखो इसके अलावा और भी कई सारे कारण होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल आपके ट्रेड विंड का पैटर्न क्या है? आपकी जो ट्रेड विंड्स हैं वो कैसे मूव करती हैं? वो कहीं न कहीं आप नोटिस कर पाओगे जो ईस्टर्न पोर्शन होते हैं ना क आपके कॉन्टिनेंट्स के, वहाँ पर तो बारिश हो जाती है।
पर वेस्टर्न कॉन्टिनेंट तक आते-आते वहाँ पर कहीं न कहीं एरिड कंडीशन हो जाती हैं, तो ये भी कारण बनते हैं कि काफ़ी सारे कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न साइड्स के ऊपर आपको डेज़र्ट देखने को मिल जाएँगे, ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पर अपने सहारा डेज़र्ट को भी देख सकते हो, ठीक है? ये भी एक कारण यही है कि यहाँ पे बारिश उतनी नहीं हो पाती है। इसके अलावा और क्या रीज़न बनते हैं? इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट रीज़न पता क्या बनता है? वो बनता है आपका हाई प्रेशर ज़ोन का। देखो आप लोगों ने सुना होगा हाई प्रेशर ज़ोन की वजह से क्या होता है, आपकी स्टेबल कंडीशन होती है। स्टेबल कंडीशन की वजह से आपकी बारिश नहीं होगी। जैसे अगर हम बात करें, आपके अलग-अलग डेज़र्ट्स की बात कर सकते हैं, तो अगर किसी जगह के ऊपर स्टेबल कंडीशन होंगी, उससे आपकी मॉइस्चर अपवर्ड मूव नहीं करेगी एंड हाई प्रेशर ज़ोन यानी कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर ज़ोन के अंदर यही सिचुएशन होती है एंड उस वजह से बारिश नहीं होती। इसके अलावा आप लोगों ने ना एक चीज़ सुनी होगी, वो है क्या? दैट इज़ विद रिगार्ड्स टू आपके जो ओशन करंट्स होते हैं। अब जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ से आप जानते हो कौन-सा करंट जाता है? ये होता है आपका बेंगुला करंट, राइट? और यहाँ पर आपको अटाकामा डेज़र्ट के पास में आपको कौन-सा देखने को मिल जाएगा? ये आपको पेरू करंट आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ ऊपर से आपको कैलिफ़ोर्नियन करंट आपको देखने को मिल जाएगा। राइट? ये सब करंट क्या है? सर ये सब आपके कोल्ड ओशन करंट्स होते हैं, ठीक है? अब कोल्ड ओशन करंट के साथ ना एक इफेक्ट लिंक्ड है जिसको हम जानते हैं क्या? इनका डेसिकेटिंग इफेक्ट, ठीक है? ये जो डेसिकेटिंग इफेक्ट होता है, इन करंट्स की वजह से कहीं न कहीं जो आस-पास की ज़मीन है, वो ठंडी होती है एंड जिस वजह से मॉइस्ट वार्म एयर मासेस फॉर्म नहीं हो पाते एंड उस वजह से डेज़र्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आप नोटिस कर पाओगे यहाँ पे दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं, वो डेफ़िनेटली तो करेक्ट नहीं है, क्योंकि आप नोटिस कर पाओगे यहाँ पे वार्म ओशन करंट नहीं आएगा, ये कोल्ड ओशन करंट की बात होती है। तो सेकंड आपका गलत है, बाकी पहला ठीक था, तो ऑप्शन नंबर ए वन ओनली इज़ द राइट आंसर। इसके अलावा मैंने आपको एक और होमवर्क दिया था कि बायोजियोकेमिकल साइकिल के अंदर वेदरिंग ऑफ रॉक्स कौन-सा मेजर सोर्स आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखो बात होती है आपके फॉस्फोरस साइकिल की, क्योंकि जो फॉस्फेट्स होते हैं रॉक के अंदर, वहीं से आपका ये साइकिल स्टार्ट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो इसके लिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी देखने को मिल जाएगा। बाकी बात करें दोस्तों ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, तो यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आप इनको पढ़ सकते हो और बता सकते हो इनमें से कौन-सा सही है, कौन-सा गलत है। एंड जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था डियागो गार्सिया आइलैंड के बारे में। देखो डियागो गार्सिया आइलैंड आपका डेफिनिटली इंडियन ओशन के अंदर है एंड ये शागोस आर्किपेलागो का फॉर्मेशन मतलब उसका पार्ट है। येस दैट इज़ करेक्ट। बाकी बात करें यूएनसीईबीडी की बात करें, तो क्या ये 2014 के अंदर एस्टेब्लिश हुआ था? बिल्कुल ठीक बात है, पर इंडिया इसका पहला चेयर नहीं था, वो था ऑस्ट्रेलिया। इसके लिए स्टेटमेंट आपका 2 इनकरेक्ट हो जाएगा। ज़ेड मोर टनल जो है ना, वो आपका कनेक्ट करता है किसको? वो गांदरबल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है और वो लाई करता है आपका श्रीनगर, सोनमार्ग, लेह हाईवे के ऊपर, ठीक है? तो सेंट्रल कश्मीर के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? बाकी मैंने देखा था सोनमार्ग को कंगन टाउन के साथ कनेक्ट करता है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। माउंट सेंट हेलेन्स की बात करें, तो ये आपको यूएसए के अंदर देखने को मिलता है, ना कि आपका जापान के अंदर, इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन, इस तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।